Hello everyone. In this video, we are going to study constitutional development in British India from 1858 to 1947. It is also called Crown Rule क्योंकि 1858 के क्रांति के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल किया जा रहा था. दैट वाज कॉल्ड कंपनी रूल. तो अब क्राउन रूल आ जाएगा 1858 से अप टू इंडियन इंडिपेंडेंस दैट इज 1947 को. तो इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकली देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोविजन के थ्रू इंडिया को गवर्न किया जा रहा था. तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड. हमारे फर्स्ट स्लाइड में देयर इज लिस्ट कि कौन कौन सा प्रोविजन आया है. ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन केम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. okay, in this what happened, east india company was abolished and governance of india was directly came under her majesty. डायरेक्ट अब क्राउन के अंदर आ गया ब्रिटिश इंडिया. इंडिया का मतलब गवर्नेंस करना. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड. बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला सिस्टम खत्म हो गया. ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज होके वाइसराय ऑफ इंडिया हो गया. बस इससे इतना हुआ. उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वेयर श्योर कि अब इंडियन लोग को रिप्रेजेंटेशन देना होगा, नहीं तो फिर से रिवॉल्यूशन टाइप का केस हो सकता है. तो सबसे पहला 3 काउंसिल एक्ट आया. तो इसके थ्रू क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. लोकल पीपल को काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हुआ. क्योंकि हम लोग 1853 लास्ट में पढ़ चुके थे कि सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुका था. लॉ बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुका था. और 1853 तक क्या हुआ था, प्रोविंस का सारा पावर छीन लिया गया था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था. तो अब डिसेंट्रलाइजेशन भी होना स्टार्ट होगा और लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होना स्टार्ट होगा. तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देन 1892, देन 1909, उसको मॉडल एक्ट भी बोलते हैं, इसके थ्रू हुआ. फिर उसके बाद 2 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसके थ्रू क्या हुआ, फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. मतलब कि अब इंडियन पीपल ही एक गवर्नमेंट चलाना सीखेंगे, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन बनेगा. दे विल वर्क अंडर द ब्रिटिश क्राउन. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस थ्रू द इंडियन पीपल. तो इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं कि पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन मिलना वो स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नेंस वाया इंडियन. तो इसके लिए 2 एक्ट हुआ. ठीक है, तो पहले यहां तक कहानी क्या था कि प्रोविंस का सारा पावर छीन लिया गया था, सेंट्रलाइज हो गया था, बस बंगाल के पास पावर था. अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा. डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब कि अब प्रोविंस में भी काउंसिल बनना स्टार्ट होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल. फिर उनका पावर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ओके, तो पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबका प्रोविजन एक बार देख लेते हैं, तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा प्लस इंडियन लोग को उसमें पावर बढ़ता भी जाएगा. Our first slide is Government of India Act 1858. इसका फर्स्ट पॉइंट इज नाउ इंडिया विल बी गवर्नड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी. अब इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई है. ईस्ट इंडिया कंपनी और डबल कंट्रोल सिस्टम वाज अबॉलिश. डबल कंट्रोल सिस्टम मींस कंपनी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. डबल कंट्रोल was abolished. अब कैसे होगा, मैंने तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट was created to support him. there was 15 member council and they were responsible to British Parliament. एक इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट जनरेट किया गया and to support him or her there was 15 member council. Okay, now designation was changed. New designation became Viceroy of India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया और ही बिकेम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग वाज आल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन. तो 1858 में भी वही इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने. इसके थ्रू बस यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टोरी खत्म. अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया सिंपल. और ब्रिटिश क्राउन का मैनेजमेंट देखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट वाज क्रिएटेड 15 मेंबर काउंसिल के हेल्प से. और इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ओके, उसके बाद अपना आएगा पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब एसोसिएशन पॉलिसी का क्या मतलब हुआ कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन पीपल को एंट्री मिलने लग जाएगा. पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट इंडियन पीपल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस बस अब सेंटर के पास नहीं रहेगा पावर, अब लेजिस्लेटिव के पास भी पावर जाएगा. दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर के और पावर जाना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को नीचे जाना. तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन हैपन. तो इसमें कौन कौन सा एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861,
देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि उस समय मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब काउंसिल में हम लोग समझ लेते हैं कि काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते थे वो किस तरह के नाम वाले मेंबर होते थे, उनका नोमेनक्लेचर कौन था। तो 4 टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स वेर देयर। फर्स्ट वन इज एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। एक्स ऑफिसियो मेंबर क्या होगा, वाइसराय या तो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, वाइसराय या तो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के पार्ट तो हुई है, तो वो उनको एक्स ऑफिसियो मेंबर्स कहा जाता है। देन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स वेर दोज वेर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर और वाइसराय एंड दे वेर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो ब्रिटिश इंडिया के लिए ही काम करते थे, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता था। देन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये भी नॉमिनेट होंगे बट ये ब्रिटिश इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे होते, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये सब बेसिकली आईएएस आईपीएस सब होते थे, राजा महाराजा होते थे जो नॉमिनेट किया जाते थे। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल में वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे। देन इलेक्टेड मेंबर्स वाया इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन, जो कि इलेक्शन के थ्रू जाते थे। तो देयर वर 4 टाइप ऑफ मेंबर्स। पहला तो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स वेर पार्ट ऑफ वाइसराय या तो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल या तो गवर्नर या गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, दे वेर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल। देन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया में काम नहीं कर रहे होते थे। देन इलेक्टेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बेसिकली वो होते थे जो कि ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे, वो कोई राजा भी हो सकते थे या तो कोई इंटेलेक्चुअल जो कि ब्रिटिश रूल का सपोर्ट में थे, तो उन्हीं को नॉर्मली नॉमिनेट किया जाता था, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सब इलेक्टेड मेंबर्स तो बहुत लेट से आना स्टार्ट हुआ, ये तो 1909 से आना स्टार्ट होगा। ओके, तो इसका देखते हैं कि कैसे इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट हुआ। तो अब हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हो गया अपना सेंटर, सेंटर, और दूसरा प्रोविंस। प्रोविंस मतलब स्टेट से समझ लीजिए। सेंटर एंड प्रोविंस दोनों में क्या क्या लेजिस्लेटिव कैसे होता था, एग्जीक्यूटिव कैसे होता था, और फाइनेंशियल पावर क्या था, और मिशनेलियस। तो इन दोनों के थ्रू हमको समझ में आएगा कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन भी होता जा रहा है और कैसे इंडिया को गवर्न किया जा रहा था। तो फर्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में फर्स्ट सेंटर और प्रोविंस, इसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल, यही ऑर्डर में हम सारा पढ़ेंगे। ओके, तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू लेजिस्लेटिव में क्या हुआ कि इंडियन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, अब उसमें इंडियंस को एंट्री मिला। तो इसमें सबसे पहला एंट्री मिला था बनारस पटियाला के राजा एंड सर दिनकर राव को। ओके, देन वायसराय कैन मेक रूल रेगुलेशन फॉर बेटर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिजनेस। लेजिस्लेटिव कैसे काम करेगा इसके लिए वायसराय रूल बना सकते हैं सेंट्रल में। ओके, देन वायसराय आल्सो गोट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो वायसराय के पास ऑर्डिनेंस बनाने का पावर आ गया। ओके, देन एग्जीक्यूटिव में क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो थे वाइसराय के, उनको पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ, मतलब अब मिनिस्टर बन गए कि यू आर लॉ मिनिस्टर, यू आर डिफेंस मिनिस्टर एंड वाइसराय वीटो पावर। वाइसराय को वीटो पावर तो कॉर्नवालिस टाइम से ही चल रहा था, तो अभी तक वीटो पावर हमेशा रहेगा। देन फाइनेंशियल, सेंटर में नो फाइनेंशियल डिस्कशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई भी फाइनेंशियल डिस्कशन करने का पावर नहीं था। प्रोविंस में क्या हुआ कि अब रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास बॉम्बे रिस्टोर्ड विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्टोर किया गया, जो छीना गया था उसको फिर से रिस्टोर किया गया था, और उसको बहुत कम चीज दिया गया था। वो बस डिस्कशन कर सकते थे या लॉ बना सकते थे फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट, लॉज फॉर रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसी। अपने प्रेसिडेंसी के लिए बस पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए वो लॉ पे डिस्कशन कर सकते थे या बना सकते थे। और वहां प्रोविंस में ऑब्वियस बात है एग्जीक्यूटिव पावर कौन होगा, गवर्नर। इन सब के पास वीटो पावर है। और सेंटर में भी अगर कोई लॉ बनेगा तो वो जाके अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन के पास करने के बाद ही लॉ बन सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे पावरफुल था। इंडिया में जो भी एक्ट बनेगा अल्टीमेटली उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराना था। विद गवर्नर के पास वीटो पावर भी बहुत ज्यादा था, वाइसराय के पास और गवर्नर दोनों के पास। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में बस बेसिकली ये हुआ कि अब प्रोविंस में लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया जाने लग गया, कि प्रोविंस को अब फिर से लेजिस्लेटिव पावर देना स्टार्ट किया गया। ओके, और वहां पर एग्जीक्यूटिव में सेंटर में क्या गया कि पोर्टफोलियो सिस्टम किया गया। तो वेरी इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं
देन 1892 में हुआ क्या कि अब इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे? जो कि वहां गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे। तो उनके नंबर में इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ कि अब उनका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाओ। मींस इंडियन पीपल वेर स्टार्टिंग टू गेट मोर रिप्रेजेंटेशन। उनका एसोसिएशन धीरे धीरे बढ़ाता जाया जाएगा। सेंटर में भी वाइसराय नॉमिनेशन पावर, स्टेट प्रोविंस में भी नॉमिनेशन पावर आ गया। अब हुआ क्या, इनका डिस्कशन का पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाएगा। कैन आस्क क्वेश्चन विथ 6 डे नोटिस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस 6 डे के नोटिस देने के बाद, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शन में एग्जीक्यूटिव सेम चल रहा है, वहां प्रोविंस में गवर्नर का चलेगा। देन फाइनेंशियल कैन डिस्कस बजट। अब बजट डिस्कस कर सकते हैं, पहले नो डिस्कशन, अब धीरे धीरे पावर बढ़ रहा है तो नाउ यू कैन डिस्कस बजट। ओके। और क्या हुआ कि अब रिकमेंडेशन का पावर स्टार्ट हुआ कि अब ये कुछ लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाइए। तो रिकमेंडेशन कहां कहां से आता था? यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर सकती थी, जमींदार, ट्रेड बॉडी, ईटीसी रिकमेंड करते थे ये वाइसरॉय या गवर्नर को कि इनको आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाइए, तो उनको बना दिया जाता था मोस्टली केसेस में। ओके। तो अब रिकमेंडेशन भी पावर आ गया कि अब रिकमेंड कर सकते हैं। ओके। इंडियन काउंसिल एक्ट में बस यही हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर का संख्या बढ़ा और धीरे धीरे पावर बढ़ता जा रहा है। देख लीजिए कि क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन विथ 6 डे नोटिस। ओके। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इज इंक्रीजिंग। पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, फिर इलेक्टेड मेंबर्स का मेजोरिटी होगा, वो धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉडलेमेंटो एक्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया। सेंटर में तो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, 60 फ्रॉम 16, 60 हो गया सीधा 16 से। अभी भी लेकिन वहां पर ऑफिशियल मेंबर का मेजोरिटी है। ऑफिशियल मेंबर मतलब जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल का मेजोरिटी था। बट नाउ दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पहले 6 डे नोटिस के साथ क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब क्वेश्चन के ऊपर ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बढ़ता जा रहा है। प्रोविंस में भी क्या हुआ, उनका भी साइज धीरे धीरे बढ़ा, उनका भी साइज बहुत ज्यादा बढ़ा। अब प्रोविंस में बट नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मिल गया कि प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी इन मेजोरिटी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम एंट्री दिया गया फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। तो ये बहुत वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1909 में फर्स्ट टाइम वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनमें फर्स्ट को इंडियन एंट्री हुआ था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, उनको लॉ मेंबर बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। अब फाइनेंशियल में नाउ दे कैन डिस्कस बजट। अब बजट पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके। लेकिन सब वीटो पावर अभी तक वाइसराय और गवर्नर के पास ही है, और अभी तक प्रोविंस के पास फाइनेंशियल पावर कुछ भी नहीं है। एक सेंटर में ही बजट बनेगा, सेंटर का भी और प्रोविंस का। प्रोविंस के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं था। लेकिन अब डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ। इसके पहले क्या था, रिकमेंडेशन का था कि कुछ बॉडी रिकमेंड करती थी, लेकिन अब वो रिकमेंड के जगह इनडायरेक्टली इलेक्शन करेंगी वाया इलेक्टोरल कोलाज सिस्टम। ये लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करके वहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर भेजने का मिल गया। और इसमें क्या हुआ, बहुत फेमस, मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को वो भी बोला जाता है कि फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो लॉर्ड मिंटो। देन जमींदार, ट्रेड बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाया इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन 1909 से स्टार्ट हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होगा। तो अब आप नेक्स्ट समझ सकते हैं कि 1919 में क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके। धीरे धीरे पावर बढ़ता जा रहा है। ओके, दिस इज वेरी इजी। देन अब यहां तक क्या था कि रिप्रेजेंटेशन करना है, एसोसिएशन करना है, इंडियन पीपल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री देना है और धीरे धीरे पावर बढ़ाना है कि पहले क्वेश्चन 6 दिन के नोटिस पे पूछ सकते थे, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले रिकमेंडेशन का पावर था, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का पावर हो गया। अब क्या होगा कि एसोसिएशन के जगह अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का ट्राई किया जाएगा कि अब इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगा। इसके फेमस है मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट। 1917 का मॉन्टेग्यू साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि आवर अल्टीमेट एम, हमारा ये है कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का कोई पावर नहीं है, बट ये लोग अपना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने के लिए हम लोग तैयार करेंगे। ओके। इसी को वही ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, तो ऑब्वियस बात है अभी तक स्टिल है, क्योंकि कोई भी लॉ बनेगा तो उसको अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा तभी वो लॉ बन पाएगा। अब क्या हो गया, 1909 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट तो स्टिल सुप्रीमेसी है ही, बट रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंडियंस।
इंडियंस ही गवर्नमेंट चलाएंगे, अल्टीमेट पावर ब्रिटिशर्स के पास रहेगा बट नीचे वाला सारा काम इंडियंस करेंगे। और उसका आया कहां से, मॉन्टेग्यू का जो फेमस 1917 स्टेटमेंट था कि गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव वाज टू ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब अब इस तरह से किया जाएगा कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय इंडियन होगा। तो इसको देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि दो एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसमें क्या क्या हुआ, अभी तक एसोसिएशन हो रहा है, अब टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंडियंस। तो इसका फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसको भी वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय मॉन्टेग्यू थे और इंडिया के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, तो इन दोनों के नाम पे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो इसमें लेजिस्लेटिव और में क्या हुआ कि दो सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गए। तो सेंट्रल सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए बायकैमरलिज्म, मतलब सेंटर में दो दो हाउस होगा, जैसे अभी है लोकसभा राज्यसभा, वहां पे दो हाउस होगा, लेकिन प्रोविंस में बस एक हाउस होगा। ठीक है। बायकैमरलिज्म में कौन, काउंसिल ऑफ स्टेट ऑल्सो नोन एज अपर, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, जो अभी सिस्टम है लोकसभा राज्यसभा का। और अब इलेक्टेड मेंबर का मेजोरिटी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स मेजोरिटी। और अब से डायरेक्ट इलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। 1909 में क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाया इलेक्टोरल कोलाज और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स भी था। लेकिन अब डायरेक्ट इलेक्शन होगा बट लिमिटेड वोटिंग फ्रेंचाइजी, बहुत कम लोग को वोट देने का पावर था, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एजुकेशन ईटीसी। तो लिमिटेड वोटिंग फ्रेंचाइजी था, बहुत कम लोग वोट कर सकते थे। बट अब जो भी वोट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स का सेंटर में मेजोरिटी होगा। ओके। सेंटर में अब दो हाउस होगा। अब प्रोविंस में एक नया कॉन्सेप्ट आया, अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रोविंस में डायरकी का कॉन्सेप्ट आया। डायरकी मतलब रूल ऑफ टू। तो 1919 में क्या हुआ कि डायरकी स्टार्ट हुआ, रूल ऑफ टू। फॉर एग्जांपल अभी हम बिहार मान लेते हैं कि बिहार में अब दो तरह से मैनेजमेंट होगा, एक तो गवर्नर करेंगे और दूसरा गवर्नर विथ मिनिस्टर्स, जो कि सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर जो होंगे ना इलेक्टेड होके, तो वो करेंगे। और डायरकी मतलब प्रोविंस में दो सब्जेक्ट होंगे बिहार में, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व में कौन करेंगे, गवर्नर और अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, गवर्नर विथ काउंसिलर, वो उस पे लॉ बनाएंगे, सब चीज करेंगे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कौन होंगे, गवर्नर विथ इलेक्टेड मिनिस्टर्स, और इसमें गवर्नर के पास वीटो पावर रहेगा। मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। ओके। और रिजर्व सब्जेक्ट में कौन लॉ बनाएंगे, गवर्नर विथ काउंसिलर। तो ये पूछा जाता है कि डायरकी एंड प्रोविंस कब से स्टार्ट, 1919 में। लेकिन गवर्नर के पास अभी भी पूरा पावर है। ओके। और प्रोविंस में एक ही हाउस होगा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज आया कि वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3/6 मेंबर्स टू बी इंडियंस एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। 1909 में पहली बार फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र नाथ सिन्हा गए थे। अब 6 में से 3 मेंबर इंडियंस हो सकते हैं एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। मतलब अब वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस का संख्या बढ़ाया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम जो ना दोनों को सेपरेट किया गया, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट। अब प्रोविंस में अपना अलग बजट बनेगा, अब सेंटर से बन के नहीं आएगा। तो 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविंस के लिए, क्योंकि प्रोविंस में डायरकी आया कि रूल ऑफ टू, रिजर्व पे गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बनाएंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर विद इलेक्टेड मिनिस्टर बनाएंगे, और एक हाउस होगा। और प्रोविंशियल बजट मतलब अब प्रोविंस को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया, प्रोविंस में डायरकी आ गया, प्रोविंस अपना बजट भी बनाते हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट का बढ़ाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया ही गया था 1909 में। 1919 में 6 एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस और यूरोपियंस, इन लोग को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और अब नो इंडियन पेमेंट टू स्टेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को जो पेमेंट मिलता था 1919 एक्ट के बाद, अब उसको इंडिया के से देना बंद हुआ, अब उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पेमेंट देना स्टार्ट की। और कुछ नया नया बॉडी बना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए बॉडी तो बनाना पड़ेगा ना। तो यूपीएससी का वो हुआ कि यूपीएससी विल बी फॉर्म। देन लंदन हाई कमिश्नर, एक और सेपरेट पोस्ट बना, लंदन हाई कमिश्नर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अलावा एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, लंदन हाई कमिश्नर। ओके। कुछ उनको भी फंक्शन दिया गया। देन देयर विल बी स्टेचुअरी कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद एक स्टेचुअरी कमीशन बनेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग देखेगा कि ये सही तरीके से काम करेगा कि नहीं। इसी पे साइमन कमीशन आया। तो 1919 के बाद 1929 में आना था, बट वो 1927 में ही आ गया, और उसमें ऑल वाइट थे, इसी कारण हंगामा भी हुआ कि ऑल वाइट साइमन कमीशन शुड गो बैक। ओके।
तो ये इसमें प्रोविजन था स्टेचुरी कमीशन का, लेकिन 10 साल बाद, लेकिन वो पहले आ गया था। ओके, तो प्रोविंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविंस में डायरकी स्टार्ट हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना है तो प्रोविंस में डायरकी स्टार्ट हुआ, प्रोविंस को प्रोविंशियल बजट स्टार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बात स्टार्ट हो गया। अभी तक क्या था, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बस इंडियंस को घुसाया जा रहा था वाया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और रिकमेंडेशन के थ्रू। अब और 1909 में क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, बट 1919 से क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और इनको लॉ मेकिंग पावर भी दिया गया। लेकिन अभी तक सारा वीटो पावर गवर्नर के पास ही है। अगर गवर्नर से पास हो भी गया तो वायसराय, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट, देन ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, मतलब कुछ कुछ पावर अब मिलने लग गया। प्रोविंस में डायरकी स्टार्ट हुआ, प्रोविंस अपना बजट टाइम, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरकी इन प्रोविंस और प्रोविंशियल बजट फर्स्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, और इस पे कमेंट वही एनी बिसेंट जी ने कमेंट किया था कि इट इज अनवर्डी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड और टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया। एनी बिसेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो डायरकी प्रोविंस में था, प्रोविंस में खत्म कर दिया गया और डायरकी एट सेंटर स्टार्ट हुआ, सेंटर में डायरकी स्टार्ट हुआ। ओके, इसमें भी अब दो सब्जेक्ट हो जाएगा, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व में कौन कर, वाइसराय अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेल्प से, और ट्रांसफर कौन करेंगे, वाइसराय विथ इलेक्टेड मिनिस्टर्स, जो सेलेक्ट होके मिनिस्टर्स आएंगे। ओके, और सारे सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में बांटा जाएगा, जो कि अभी सिस्टम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेम उस समय से हुआ था कि 3 लिस्ट बनेंगे सारे सब्जेक्ट के लेजिस्लेटिव पावर के लिए, फेडरल होंगे, प्रोविंशियल होंगे और कंकरेंट होंगे, और जो बाकी बच गए रेसिड्यूरी पावर वाइसराय के पास रहेंगे। और बाइकैमरली स्टार्ट हो गया। बाइकैमरलिज्म इन सेंटर तो था ही। अच्छा, बाइकैमरलिज्म तो 1919 में ही स्टार्ट हुआ था, इसमें भी है। अब नया चीज क्या हुआ कि मोस्ट प्रोविंस में भी बाइकैमरलिज्म हाउस ऑफ 2 स्टार्ट हो गया और प्रोविंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया, डायरकी खत्म। अब प्रोविंस को अपना ऑटोनॉमी मिल गया, दे वेर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ओके, एग्जीक्यूटिव वही अभी तक वाइसराय विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल चलेगा। और प्रोविंस में क्या हो गया, अब गवर्नर विथ इलेक्टेड मिनिस्टर विथ रिजर्व पावर्स। इलेक्टेड मिनिस्टर गवर्नर के साथ करेंगे, बट गवर्नर के पास बहुत सारा रिजर्व करने का पावर था, कोई भी लेजिस्लेटिव बिल को वो रिजर्व कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और नाउ प्रोविंस कैन बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी। अब अपने सिक्योरिटी पे वो कर सकते थे, मनी बोरो कर सकते थे। ओके, अब बजट बनाने का पहले 1919 में आया, 1935 में आप बोरो भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे पावर बढ़ता जा रहा है। और 1919 में क्या हुआ था, डायरकी एट प्रोविंस था, प्रोविंस में अब प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दिया गया। अब सेंटर में डायरकी आ गया, सेंटर में जो भी फेडरल सब्जेक्ट थे वो 2 पार्ट में बट गए, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व में वाइसराय विथ हिज एक्टिव काउंसिल और ट्रांसफर्ड में वाइसराय विथ मिनिस्टर्स। और स्टार इसलिए लगा हुआ था क्योंकि वाइसराय के पास वीटो पावर था, ऑफ कोर्स। ओके, अब मिसलेनियस क्या हुआ, बात हुआ क्या कि डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, बट ये फाइनली सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि पूना पैक्ट हो गया था। उसके बाद उनका वो बढ़ गया, रिजर्वेशन बढ़ गया, बट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास वाज नॉट सक्सेसफुल। और बात था क्या, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि देयर विल बी एन ऑल इंडिया फेडरेशन विथ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। अगर 50% से ज्यादा स्टेट अगर इंडियन फेडरेशन का पार्ट होंगे तो इंडिया विल बी ए फेडरेशन ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिडंट एग्री। तो फेडरेशन का बात हुआ बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक प्रोविजन ये भी था कि ऑल इंडिया फेडरेशन विल बी क्रिएटेड विथ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट में अगर 50% विल एग्री, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। प्रोविंस को पूरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया और प्रोविंस में भी अब हाउस ऑफ 2 जो सेंटर में था 1909 में, अब प्रोविंस में भी बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया। ओके, अब ये बजट का भी पावर बढ़ गया, नाउ दे कैन बोरो मनी ऑन देयर ओन। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखिए कैसे पावर बढ़ता जा रहा है। ओके, इसके बाद तो फिर अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही आ जाएगा डायरेक्ट। अब कुछ कुछ क्या हुआ, 1935 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, सिंध आउट फ्रॉम बॉम्बे, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा का सेपरेशन हो गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। बर्मा एंड एडन आउट फ्रॉम इंडिया। नया नया स्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, आरबीआई, फेडरल कोर्ट इन दिल्ली, अगर सेंट्रल और प्रोविंस के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए दिल्ली में फेडरल कोर्ट का।
और स्टेट ज्वाइंट पीसीएस 1919 में क्या हुआ था कि एक यूपीएससी होगा, अब स्टेट या ज्वाइंट पीसीएस भी बनेगा, स्टेट पीसीएस या ज्वाइंट स्टेट पीसीएस, और एक रेलवे का मैनेजमेंट के लिए रेलवे बोर्ड। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे कमेंट, पंडित नेहरू का वेरी फेमस कमेंट, इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, वेरी फेमस कमेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वही सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम 15 अगस्त, 15 अगस्त को आजाद हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ इंडिया विथ राइट टू सेसेट फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशन, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इनके पास अपना रहेगा राइट कि वो कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना है या नहीं रहना है। दोनों इंडिया पाकिस्तान अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। देन प्रिंसली स्टेट टू सेल्फ डिसाइड, प्रिंसली स्टेट सेल्फ डिसाइड करेंगे कि इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या अलग रहना है। गवर्नर जनरल एबोलिशिंग वाइसराय एज पर डोमिनियन कैबिनेट, मतलब अब गवर्नर जनरल का वो वाइसराय सब काम खत्म हो गया, अब गवर्नर जनरल का बन गया टेम्पररीली। ओके, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इतना ही है। हम लोग को मेन फोकस इन सब पे करना था। यहां से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1882, 1909, इसमें क्या हुआ, काउंसिल बनना स्टार्ट हुआ। पहले तो प्रोविंस में काउंसिल बनना स्टार्ट हुआ, फिर काउंसिल का पावर बढ़ने लग गया। 1861 में क्या हुआ कि प्रोविंस का काउंसिल रिस्टोरेशन हुआ। 1892 में क्या हुआ कि जमींदार लोग वो कर सकते थे, रिकमेंड कर सकते थे। 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ, यहां तक काउंसिल में एंट्री हो गया। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए बस क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इन प्रोविंस, प्रोविंस में रूल ऑफ टू, गवर्नर भी रूल करेंगे और इलेक्टेड मिनिस्टर भी रूल करेंगे। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ कि अब डायरकी इन सेंटर स्टार्ट हो गया, सेंटर में डायरकी स्टार्ट हो गया। सारे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांट दिया गया, और जो रिसिड्यूरी बचा वो वायसराय के पास हुआ। अब बायकैमरलिज्म वहां तक हो गया। तो इन सब पे फोकस करना है, बस इन 5 पे, कि पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसको आराम से 2-3 बार देखिएगा, हर एक स्लाइड को पॉज करके, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ थिंग है। ओके, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।